हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आकांक्षा गुप्ता। आज का हमारा टॉपिक है स्टोरेज क्लास। इसका प्रीवियस लेक्चर मैं दे चुकी हूँ आपको। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि स्टोरेज क्लास क्या होती है, इससे क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें वेरिएबल के बारे में पता चलती है। ठीक है, और इसमें मैंने आपको समझाए थे टाइप्स ऑफ स्टोरेज क्लास, बताए थे कि 4 टाइप्स के होते हैं: ऑटो, रजिस्टर, स्टैटिक एंड एक्सटर्नल। इसमें हमने ऑटो टाइप डिस्कस कर लिया था प्रीवियस वीडियो में। अच्छा, अब हमारा न्यू टॉपिक है, न्यू टाइप है, सेकंड टाइप, रजिस्टर स्टोरेज क्लास। रजिस्टर स्टोरेज क्लास क्या होती है? कल जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि 4 पैरामीटर होते हैं स्टोरेज क्लास के, तो रजिस्टर स्टोरेज के लिए स्टोरेज क्या होती है? यदि रजिस्टर टाइप का हमने वेरिएबल स्टोर किया हुआ है, ठीक है, यदि हमने स्टोरेज रजिस्टर टाइप का कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है तो उसकी स्टोरेज होगी रजिस्टर, सीपीयू रजिस्टर। ठीक है, सीपीयू रजिस्टर। उसका वो वेरिएबल यदि हमने क्लास स्टोरेज क्लास रजिस्टर टाइप की ली हुई है तो वो कहां जाकर वेरिएबल सेव होगा? सीपीयू रजिस्टर में। उसकी इनिशियल वैल्यू गार्बेज, प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि गार्बेज वैल्यू क्या होती है। मींस कोई भी मेमोरी से रैंडम वैल्यू वो एक्सेस कर लेगा। बाय डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू उसकी क्या होती है? गार्बेज। यदि आप असाइन करते हैं तो वो हो जाएगी, जैसे आपने कुछ भी डिफाइन किया, रजिस्टर इंट आई इज इक्वल टू 5, तो वैल्यू ये हो जाएगी। लेकिन बाय डिफॉल्ट यदि आप ने कुछ भी वैल्यू डिफाइन नहीं की हुई है तो बाय डिफॉल्ट वो गार्बेज वैल्यू देगा। ठीक, स्कोप लोकल टू द ब्लॉक, इन विच वेरिएबल डिफाइंड। ठीक है, इन विच वेरिएबल डिफाइंड, लोकल होता है। लाइफ till the control remains in the block in which variable declared or defined। ठीक है, तो ये भी मतलब लोकल टू द ब्लॉक हुआ। till the control remains in block, और कौन सा ब्लॉक? जिसने वेरिएबल डिफाइन किया हो, उस ब्लॉक तक रहता है। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे 4 पैरामीटर्स, स्टोरेज, सीपीयू, रजिस्टर। अब देखिए इस क्लास की रिक्वायरमेंट क्या पड़ी। ठीक है, 4 पैरामीटर मैंने बताया कि जैसे ही हम रजिस्टर स्टोरेज क्लास डिस्कस करते हैं, रजिस्टर स्टोरेज क्लास का कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसके वो सीपीयू रजिस्टर में जाके सेव होगा। इनिशियल बाय डिफॉल्ट वैल्यू वो गार्बेज देगा, और उसका स्कोप लोकल टू द ब्लॉक होगा, मतलब जब तक वो ब्लॉक में, जिस ब्लॉक में डिफाइन है केवल उसी ब्लॉक में वो नोन होगा, वहीं पर हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। और लाइफ मीन्स मतलब उसकी वैल्यू कहां तक परसिस्ट करेगी, कहां तक वो अलाइव है, कहां तक वो रहेगा, जब तक वो ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट होगा, मतलब उस ब्लॉक तक ही रहेगा। देखिए क्या कहना है, क्या है ये? मैंने कहा कि स्टोरेज जो है वो सीपीयू रजिस्टर है। ठीक है, स्टोरेज क्या है? जब भी हम रजिस्टर टाइप का डिक्लेयर करेंगे तो स्टोरेज सीपीयू रजिस्टर होगी। अच्छा, क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी, क्यों सीपीयू रजिस्टर में? जब हमारे वेरिएबल मेमोरी में सेव हो रहे थे तो हम सीपीयू रजिस्टर में क्यों सेव करें? देखिए रिक्वायरमेंट क्या है। इनिशियली जो वेरिएबल्स हमारी जो प्रोग्राम होता है ना, जो भी उसकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो कहाँ होती है? रैम में। यहाँ पर हमारे वेरिएबल्स होते हैं, जो भी हमने प्रोग्राम में वेरिएबल यूज किए हैं, ए बी सी एक्स वाई, जो भी हमने यूज किए हैं वो हमारे रैम में जाकर मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ये सपोज सीपीयू है ना, जहां पर हमारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती हैं। अब क्या होता है, 1 by 1
जैसे ही आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो कुछ इंस्ट्रक्शन आएंगी, तो इंस्ट्रक्शन में हमारे अरिथमेटिक लॉजिक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए वो क्या करेगा, सीपीयू के पास जाएगा। सपोज यहाँ पर a प्लस बी कोई इंस्ट्रक्शन है या i प्लस प्लस कोई इंस्ट्रक्शन है ना, तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कहाँ जाएगा, यहाँ पर। तो जब ये a प्लस बी यहाँ परफॉर्म होगा ALU में, तो क्या होगा, वेरिएबल यहाँ पर फैच होकर आएंगे। पहले a वेरिएबल यहाँ फैच होकर आएगा, b वेरिएबल फैच होकर आएगा, ठीक है, ऐसे होता है। और फिर यहाँ पर अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म होता है, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन है वो हमारे यहाँ सीपीयू के पास आती है एग्जीक्यूट होने के लिए। अच्छा, तो सपोज एक वेरिएबल है, सपोज आप कोई लूप चला रहे हैं, तो उसमें i की वैल्यू पहले 1 होती है, तो 1 यहाँ जाएगा, फिर i की वैल्यू 2, i प्लस प्लस यदि हो रहा है, सपोज i प्लस प्लस हो रहा है, तो क्या होता है, पहले i की वैल्यू 1 हुई तो i प्लस प्लस फिर हुआ, तो यहाँ i की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। i प्लस प्लस होने के लिए क्या होगा, i की वैल्यू 1, फिर i प्लस प्लस, ये प्लस प्लस ऑपरेशन होने के लिए कहाँ आएगा, वो ALU में आएगा। फिर i की वैल्यू 2 हुई सपोज लूप में, फिर i प्लस प्लस के लिए आएगा। तो मतलब ये बार बार फंक्शन के लिए हमें किसकी वैल्यू की जरूरत पड़ रही है, i की। तो यदि आपका लूप 10 टाइम्स चल रहा है, सपोज i इज इक्वल टू 1 से i इज लेस देन इक्वल टू 10 तक चल रहा है, और मैंने ये 10 टाइम्स इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करवाई है i प्लस प्लस, तो क्या होगा, हर बार जब भी i प्लस प्लस होगा तो वो 10 टाइम्स यहां से i उठाएगा, ठीक है, यहां से i उठाएगा, 10 टाइम्स वो i यहां से उठाएगा। तो अब इसके प्लेस पर यदि मैं यहीं पर रजिस्टर में i सेव कर लूं, जो वेरिएबल बहुत फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है उसे मैं यदि रजिस्टर में ही सेव कर लूं, तो ये देखिए जो 10 टाइम्स यूज हो रहा था, सपोज t टाइम्स हमारा लगा यहां से फैच करने में, फिर आने में, फिर इसे वहां स्टोर करने में, ठीक है। तो वो t टाइम आपका सेव हो जाएगा, वो t टाइम आपका सेव हो जाएगा। कैसे, जब भी वो इंस्ट्रक्शन आएगी वो रजिस्टर से उठाएगा, जो ये t टाइम एक्स्ट्रा लग रहा था वो आपका सेव हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम जो भी वेरिएबल बहुत फ्रिक्वेंटली हमारे प्रोग्राम में यूज हो रहे हैं, सपोज हमारी फर्स्ट प्रोग्राम की फर्स्ट लाइन में भी x यूज हो रहा है, हमने x की वैल्यू प्रिंट करा रखी है, फिर थर्ड लाइन में भी x प्लस 2 कर रखा है, फिर 8th लाइन में x प्लस प्लस कर रखा है। तो वो जब आप प्रोग्राम में एक ही वेरिएबल बार बार यूज कर रहे हो तो उसे बार बार लाना पड़ेगा। तो बार बार लाने में जो टाइम आपका लग रहा है ना, वो सेव करने के लिए आप यहाँ पर रजिस्टर में ही सेव कर ले, तो क्या होगा, वो जब भी आएगा वो रजिस्टर से उठा लेगा, ना कि आपकी रैम से उसे उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो गुड प्रैक्टिस ये कहती है कि यदि कोई भी वेरिएबल आपका फ्रिक्वेंटली प्रोग्राम में यूज हो रहा है तो आपको उसे रजिस्टर स्टोरेज क्लास का बनाना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही आप लिखते हैं रजिस्टर इंट आई, तो ये वेरिएबल आपका रजिस्टर स्टोरेज क्लास का हो जाता है, ठीक है। और वैसे प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक वाली ही रहती है कि लोकल टू द ब्लॉक, जिस ब्लॉक में आप इसे डिक्लेयर करेंगे, डिफाइन करेंगे, उसी ब्लॉक में ये एक्सेस हो पाएगा, इसका स्कोप उसी ब्लॉक तक रहेगा और इसकी लाइफ भी उसी ब्लॉक तक रहेगी, ठीक है। तो ये हमारा है रजिस्टर स्टोरेज क्लास। अच्छा, इसके साथ एक रिस्ट्रिक्शन है कि रजिस्टर, सपोज आपका सीपीयू 16 बिट रजिस्टर स्टोर कर रहा है, मतलब जो आपका सीपीयू है वो 16 बिट रजिस्टर को सपोर्ट करता है, तो केवल 16 बिट डेटा ही इसमें स्टोर हो सकता है। 16 बिट मतलब 2 बाइट मीन्स इंटीजर टाइप का, इंटीजर 2 बाइट लेता है। अब फ्लोट, डबल, उस टाइप का वेरिएबल वो स्टोर नहीं कर पाएगा यदि वो 16 बिट रजिस्टर है, तो इसकी एक लिमिटेशन ये है। अदरवाइज जो भी आपको वेरिएबल ऐसे हो जो फ्रिक्वेंटली यूज हो रहे हो, वो इंटीजर टाइप के हैं, जैसे i प्लस प्लस है, लूप का वेरिएबल हमेशा वो जो है इंटीजर टाइप का होता है, छोटा ही डेटा स्टोर करता है, लेकिन बहुत बार यूज होता है, तो वो टाइम सेव करने के लिए कि रैम से सीपीयू में जाए, रैम से सीपीयू में जाए, तो वो टाइम सेव करने के लिए आप उसे
रजिस्टर टाइप का डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये हमारी थी रजिस्टर स्टोरेज क्लास। अब नेक्स्ट आती है हमारी स्टैटिक स्टोरेज क्लास। इसका क्या यूज है, देखिए स्टैटिक स्टोरेज क्लास, पहले इसके पैरामीटर देख लेते हैं, वही जो स्टोरेज क्लास से पता चलते हैं हमें। देखिए इसमें क्या होता है, स्टैटिक स्टोरेज क्लास, स्टैटिक स्टोरेज क्लास, इसके पैरामीटर फर्स्ट हम स्टोरेज पैरामीटर क्या होता है, ये वेरिएबल कहाँ सेव होता है, ये वेरिएबल यदि स्टोरेज स्टैटिक टाइप का है तो ये मेमोरी में ही सेव होगा, ठीक है, मेमोरी मतलब रैम में ही सेव होगा। इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू मतलब डिफॉल्ट वैल्यू, जब हम उसे इनिशियलाइज नहीं कर रखा है तब उसकी इनिशियल, बाय डिफॉल्ट इनिशियल, आप यहां पर लिख सकते हैं डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू, डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू इसकी 0 होती है, ठीक है। अब तक हमने ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास में गार्बेज पढ़ा और रजिस्टर स्टोरेज क्लास में भी हमने गार्बेज पढ़ा, लेकिन जो हमारी स्टैटिक स्टोरेज क्लास होती है उसकी इनिशियल वैल्यू, डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू 0 होती है। अब हमारा है स्कोप, लोकल टू द ब्लॉक, लोकल टू द ब्लॉक इन विच वेरिएबल डिफाइंड, मतलब जिस ब्लॉक में वेरिएबल डिफाइन होता है सिर्फ उसी ब्लॉक में इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। इसका स्कोप लोकल होता है, जिस ब्लॉक में आपने डिफाइन किया है, जिस फाइल में आपने डिफाइन किया है सिर्फ उसी फाइल में ये वेरिएबल एक्सेस हो सकता है, अनदर फाइल्स में नहीं हो सकता है। या ये समझिए जिस ब्लॉक में हमने इसे यूज किया है ये उसका स्कोप वहां तक होता है। अब इसकी लाइफ अब तक जो हमने 2 स्टोरेज क्लास सीखी, 2 स्टोरेज क्लास मैंने आपको पढ़ाई, उसमें क्या था कि जो लाइफ थी वो ब्लॉक के खत्म होने के साथ साथ खत्म हो जाती थी, ठीक है, टिल द कंट्रोल रिमेन्स इन द ब्लॉक ऑफ द प्रोग्राम इन विच वेरिएबल डिफाइंड, मतलब केवल कंट्रोल जब तक प्रोग्राम उस ब्लॉक के अंदर रहता था तब तक लाइफ रहती थी, लाइफ मतलब वो वैल्यू परसिस्ट रहती थी। लेकिन इसकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इसकी लाइफ बहुत सारे इस पे एमसीक्यूज भी बन जाते हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इससे, वाइवा के, रिटन टेस्ट के, एमसीक्यू के, यूजीसी नेट में बहुत सारे क्वेश्चन स्टैटिक वेरिएबल से आते हैं और लाइफ से आते हैं। देखिए लाइफ में क्या, लाइफ क्या है, इट्स लाइफ, इट्स वैल्यू परसिस्ट बिटवीन द डिफरेंट फंक्शन कॉल्स, मतलब इसकी वैल्यू परसिस्ट करती है, कितनी भी आप कॉल कर लें, ऐसा नहीं है कि जो आपका ब्लॉक है वो खत्म होने के बाद इसकी वैल्यू डिस्ट्रॉय हो जाती है, इसकी वैल्यू परसिस्ट करती है, इट्स वैल्यू परसिस्ट बिटवीन, वैल्यू परसिस्ट बिटवीन डिफरेंट फंक्शन कॉल, डिफरेंट फंक्शन कॉल। अब ये बात समझने के लिए, ठीक है, प्रीवियस हमने ऑटो और रजिस्टर पढ़ा, उसमें तो स्कोप और लाइफ लगभग सेम थी कि भाई जब तक ब्लॉक रहता था तब तक ही उसका, वहां तक ही हम उस वेरिएबल को एक्सेस कर पाते थे, उसका स्कोप हमारा ब्लॉक लेवल तक ही होता था और उसकी लाइफ भी ब्लॉक लेवल तक होती थी। लेकिन स्टैटिक स्टोरेज क्लास में हमारा स्कोप तो ब्लॉक तक ही होता है, मतलब उसे एक्सेस तो हम उस ब्लॉक में ही कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें वो डिफाइन किया हुआ है। लेकिन लाइफ जो होती है, जो उसकी वैल्यू होती है, वो बिटवीन डिफरेंट फंक्शन कॉल, मतलब उसकी वैल्यू हमेशा बनी रहती है, चाहे आप कितने भी फंक्शन कॉल कर लें, ब्लॉक के बाहर आने के बाद भी उसकी वैल्यू बनी रहती है। वो केवल एक बार इनिशियलाइज्ड होता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद उसकी वैल्यू जो आपने कर दी वो फिक्स होती है। ये एक तरह का स्टैटिक वेरिएबल हमें वो बनाने चाहिए जिसकी वैल्यू आपको दोबारा से इनिशियलाइज नहीं करनी है, वो ही वैल्यू चलती रहे। लाइक एक तरह से एग्जाम्पल सीखिए, समझिए, एक कोई क्विज चल रही है, ठीक है, तो उसमें हमारे मैथ साइंस दोनों की क्विज है, तो मैथ्स जो मैथ्स के मार्क्स है, मैथ्स का पेपर यदि किसी स्टूडेंट ने कर लिया उसका टाइम फिक्स है
कि ये 20 मिनट में कंप्लीट होना चाहिए दोनों पेपर। तो जो काउंटर है वो मैथ्स के बाद साइंस में जब आप स्टार्ट करोगे वो ही काउंटर अपडेट हो। सपोज आपने मैथ्स का पेपर 5 मिनट में कर लिया, तो अब जो साइंस का पेपर है वो 6 मिनट से ही चलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोबारा से 1 से स्टार्ट हो जाए। तो मतलब कोई वो दोबारा से इनिशियलाइज ना हो। काउंटर हमारा जैसे काउंटर वेरिएबल होता है ना कि चलता जाता है, दोबारा से नहीं आना है उसे, कभी आगे ही बढ़ता रहेगा। तो ऐसे वेरिएबल्स को आपको स्टैटिक लेना चाहिए जिसकी वैल्यू हमें बस एक ही बार इनिशियलाइज करनी हो और बाद में वो बस हमारा अपडेट होता रहे। ठीक, खैर अपनी बात पर आते हैं कि स्टैटिक स्टोरेज क्लास होती क्या है। अब ये मैंने बताया कि वैल्यू परसिस्ट बिटवीन द डिफरेंट फंक्शन कॉल्स। अब इसका क्या मीनिंग है, देखिए ये मैं एक प्रोग्राम के थ्रू आपको समझाती हूं, तब शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए क्या होता है कि यदि मैंने लिया मेन, सपोज ये लिया, यहां पर एक फंक्शन लिया, यहां पर कोई भी मैंने फंक्शन ले लिया, इंक्रीमेंट फंक्शन ले लिया, ठीक है, वॉइड टाइप का ले लिया ये। अब यहां मैंने इंक्रीमेंट कॉल किया, यहां भी फिर मैंने इंक्रीमेंट कॉल किया, यहां मैंने इंक्रीमेंट कॉल किया। ठीक है भाई, ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल किया। अब यहां पर ये रिटर्न 0 कर लेना, गेट ch लगा लेना, मतलब फॉर्मेलिटी तो आपको आती है, ये सब चीजें करनी आती ही हैं। वॉइड इंक्रीमेंट, मैंने यहाँ वेरिएबल्स लिए ऑटो टाइप का, ऑटो इंट आई इज इक्वल टू 0 लिया। ठीक है, मैंने यहाँ पर रजिस्टर टाइप का ले लिया। चलो आपको सारी क्लास समझ में आ जाएंगी। इंट आई इज इक्वल टू 1 जे ले लीजिए, और यहां पर एक ले लिया मैंने स्टैटिक टाइप का, स्टैटिक इंट के इज इक्वल टू, सपोज मैंने लिया, ये भी 0 ले लो और ये भी 0 ले लो, ठीक है, ये ले लिया। यहां पर मैंने किया आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस के प्लस प्लस, और फिर इन्हें प्रिंट करा लिया, प्रिंट एफ आई जे और के, ये मैंने प्रिंट करा दिया। ठीक है, अब देखिए इसमें मैंने आई जे के की वैल्यू प्रिंट करा ली, एक और परसेंटेज डी लगेगा, है ना, 3 वैल्यूज पास कर रही हूं। अब देखिए क्या होता है जब हम इसे रन करेंगे। हमने कहा मेन में आया, यहां तक तो आपको सबको पता ही है, मेन में आया, इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल हुआ। जैसे ही इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल हुआ, ऑटो इंट आई इज इक्वल टू 0, ये तीनों की वैल्यू 0 हो गई, तीनों की वैल्यू प्रिंट हुई, आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस के प्लस प्लस, और वैल्यू हमने प्रिंट करा रखी है। ठीक है, ये वैल्यू मैंने प्रिंट करा रखी है। तो क्या क्या प्रिंट हो जाएगी, तीनों का इंक्रीमेंट करा है तो 1 1 1 प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब ये फिर गया, फिर इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल हुआ, फिर ये इस ब्लॉक में आया, ये फर्स्ट टाइम था, अब ये सेकंड टाइम कॉलिंग हुई। अब जब सेकंड टाइम कॉलिंग हुई, आई की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 0, के की वैल्यू, दोबारा भी केवल स्टैटिक वेरिएबल केवल एक बार हम इनिशियलाइज करते हैं, फिर उसके बाद वो फिर नहीं होता। तो अब ये जो जैसे ही के की वैल्यू 0 पे आया, वो ये नहीं करेगा। अब क्या होगा, जो के की वैल्यू हुई थी 1, वो अब यहाँ अपडेट होके प्लस प्लस 2 हो जाएगी, और जबकि ऑटोमेटिक और रजिस्टर क्लास के वेरिएबल 0 0 होंगे और वो 1 1, मतलब आपका जो अब नेक्स्ट टाइम कॉलिंग होगी वो होगी 1 1 2 1 1 2 2 क्यों होगी, क्योंकि जो के की वैल्यू थी वो 1 हो चुकी थी और अब नेक्स्ट टाइम वो 2 होगी।
तो अब मेरी बात कुछ कुछ समझ में आ रही है। मैंने कहा वैल्यू परसिस्ट बिटवीन डिफरेंट फंक्शन कॉल, मतलब जो वैल्यू हो चुकी थी, k की वैल्यू 1 हो चुकी थी, तो अब आगे वो इंक्रीमेंट होके 2 हुई, जबकि जो ऑटो टाइप का है और रजिस्टर टाइप की वैल्यू है वो दोबारा से इनिशियलाइज हुई, मतलब दोबारा फंक्शन कॉल हुआ तो 0 हुई और 0 से 1 और 1 हो गई। ठीक है, तो अब थर्ड टाइम फिर कॉल हुआ इंक्रीमेंट फंक्शन, फिर ऑटो, आई की वैल्यू 0 हुई, जे की वैल्यू 0 हुई, लेकिन ये होगा ही नहीं इनिशियलाइज। क्यों? क्योंकि स्टैटिक केवल एक बार इनिशियलाइज होता है, जो कि फर्स्ट कॉल में हो चुका है। अब k की वैल्यू 2 थी, तो अब वो k की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो अब नेक्स्ट टाइम आपका आउटपुट यहां पर प्रिंट होकर आएगा 1 1 3। तो अब आपको थोड़ा डिफरेंस भी क्लियर हो रहा होगा कि ऑटो टाइप और रजिस्टर टाइप में क्या हो रहा था कि कितने भी डिफरेंट फंक्शन कॉल हो वो यहां पर आकर वैल्यू उसकी खत्म हो जाती है। जैसे ही आपका ब्लॉक खत्म हुआ, ये 1 1 1 खत्म हो गया। ठीक है, और दूसरी फंक्शन कॉल पे वो फिर से इनिशियलाइज हुए और फिर से हमारे 1 1 ही प्रिंट हुए। आप कितनी बार भी इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल कर लो, हर बार आई और जे की वैल्यू 0 ही होगी और आई प्लस प्लस होके वो 1 1 ही होगी। लेकिन स्टैटिक वेरिएबल की आप जितनी बार कॉल करोगे उतनी बार वो अपडेट होगा, प्रीवियस वाला रिजल्ट ही अपडेट होगा। जैसे 1 से 2 हुआ और 2 से 3 हुआ। ठीक है, इसमें दोबारा से इनिशियलाइज नहीं हुई वैल्यू। यदि सेकेंड टाइम कॉल हुआ तो वो k की वैल्यू 0 नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो अपनी प्रीवियस वैल्यू को स्टोर करे हुए है। इट परसिस्ट, इट्स वैल्यू परसिस्ट बिटवीन द डिफरेंट फंक्शन कॉल, मतलब वो रहेगी, वो जो है पहले हो चुकी है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी, वो रहेगी उसके अंदर। तो इसलिए पहले 1 हुई, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई, हर बार 1 नहीं हुई। जबकि ऑटो रजिस्टर की वैल्यू आपकी दोबारा से इनिशियलाइज हुई, दोबारा से जब सेकेंड टाइम हमने कॉल किया तो दोबारा से 0 हुई आई की वैल्यू, जे की वैल्यू भी 0 हुई और फिर वो आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस से 1 हो गई। लेकिन स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू फर्स्ट टाइम इनिशियलाइज हुई, फर्स्ट कॉल में इनिशियलाइज हुई 0, इंक्रीमेंट हुई 1 हुई, फिर सेकेंड टाइम जब फंक्शन कॉल किया k का तो k की वैल्यू 0 नहीं हुई, प्रीवियस वैल्यू 1 थी तो 1 अब इंक्रीमेंट होके 2 हुआ, फिर थर्ड टाइम कॉल करने पर k की वैल्यू 3 हुई। तो यहां पर ये बात ध्यान रखने की है कि स्टैटिक वेरिएबल केवल 1 टाइम इनिशियलाइज्ड होता है, केवल 1 टाइम इनिशियलाइज्ड होता है और फिर उसके बाद उसे वो इनिशियलाइज नहीं होता है, डिफरेंट चाहे कहीं भी यूज होता रहे वो अपडेट होता रहेगा, उसकी प्रीवियस वैल्यू उसमें स्टोर रहती है। ठीक है, वो अपनी प्रीवियस वैल्यू को ही फैच करता है। ठीक है, जबकि जो ऑटो टाइप का होगा या रजिस्टर टाइप का होगा वो बार बार इनिशियलाइज्ड होते हैं, क्योंकि उनकी वैल्यू ब्लॉक लेवल तक ही रहती, परसिस्ट रहती है, उनकी लाइफ केवल इस ब्लॉक तक ही लिमिटेड है, दोबारा से जाने पर वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा स्टैटिक था। अब स्टैटिक के बाद आता है हमारी एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास क्या होती है? एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास, ठीक है, इसके भी वही पैरामीटर्स होते हैं। कहां सेव होगा? स्टोरेज मेमोरी में सेव होता है। इनिशियल वैल्यू 0 होती है, यदि आप कोई वैल्यू इसमें असाइन भी नहीं कर रहे तब भी इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 ही होती है, डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू। आपने कुछ भी नहीं दिया, आपने लिखा इंट y, तो इट मीन्स यदि आप y की वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो वो 0 देगा। ठीक, इनिशियल वैल्यू 0 होती है, स्कोप
इसका स्कोप, अब तक हमने जितनी भी 3 स्टोरेज क्लास पढ़ी उनमें स्कोप हमारा ब्लॉक लेवल का रहता था कि जिसमें डिफाइन करा है बस उसी ब्लॉक तक उसका स्कोप होता था, उसी ब्लॉक तक हम उसे एक्सेस कर सकते थे। लेकिन इसका स्कोप ग्लोबल होता है, आप इस वेरिएबल को कहीं भी यूज कर सकते हो किसी भी फंक्शन में, चाहे आपने उसे कहीं भी डिफाइन किया है, ठीक है। तो इसका लेवल जो है ग्लोबल होता है। अच्छा, लाइफ, जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है टिल द कंट्रोल रिमेन्स इन द एंड टिल द कंट्रोल एंड्स द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, मतलब जब तक आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है ना, टिल द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, टिल द कंट्रोल रिमेन्स इन द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ठीक है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जब तक आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तब तक इसकी लाइफ रहती है, ठीक। तो अब हमारा जो है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन लिख लीजिएगा, ठीक। अच्छा, अब ग्लोबल से क्या मीनिंग है कि आप इसे किसी भी फंक्शन में यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे, और स्कोप ग्लोबल कैसे होता है। इसे हम जो है सबसे पहले सारे फंक्शन से ऊपर डिक्लेयर करना होता है। इसे आप जो एक्सटर्नल टाइप का है इसे आप अंदर डिफाइन नहीं करते हैं, ठीक है। इसका स्कोप ग्लोबल होता है। एंड वॉइड, सपोज मैंने यहां लिया इंट मेन, कोई फंक्शन भी बना लेते हैं। सपोज यहां पर इंक्रीमेंट नाम का कोई फंक्शन मैंने बना लिया, वॉइड इंक्रीमेंट, ठीक है, ये मैंने बना लिया। अब इसके बाद यहां पर मैंने आई की वैल्यू प्रिंट की, प्रिंट एफ, ये वैल्यू मैंने आई की यहां प्रिंट की है। फिर एक इंक्री फंक्शन कॉल किया है, फिर कॉल किया है, ठीक है। तो अब यहां पर हमारी इंक्रीमेंट फंक्शन है वॉइड इंक्रीमेंट। अब मैंने यहां पर क्या किया, इंक्रीमेंट आई प्लस प्लस, ठीक है, आई प्लस प्लस किया। अब इस वैल्यू को हम यहां पर प्रिंट कर लेते हैं, ठीक। तो आप देख रहे हो मैं आई को यहां भी यूज कर पा रही हूं मेन में, और मैं आई को यहां भी यूज कर पा रही हूं। जबकि अब तक क्या हो रहा था कि यदि हमने यहां यूज किया है तो उस वेरिएबल को हम यहां पर यूज नहीं कर पा रहे थे, या यहां जो वेरिएबल यूज किया है तो वो मेन को नहीं पता होना चाहिए होता था। जिस भी ब्लॉक में हम वेरिएबल डिक्लेयर करते थे सिर्फ उसे पता होता था। लेकिन अब इस आई को मैं यहां भी यूज कर पा रही हूँ और मैं यहां भी यूज कर पा रही हूँ। तो इसे कहते हैं हमारा ग्लोबल स्कोप, कि जितने भी प्रोग्राम में फंक्शन होंगे उनमें सब में हम ये वेरिएबल यूज कर सकते हैं। तो ये हमने क्यों यूज किया, एक तरह से ये आर्गुमेंट पासिंग को अवॉइड कर रहा है। कि जैसे अब मुझे क्या करना पड़ता है कि जो वेरिएबल मैं यहाँ यूज कर रही हूँ और मुझे यहाँ भेजना है तो मैं आर्गुमेंट पास करती, तो इतने टीडीएस जॉब क्यों करे कि भाई बहुत सारे आर्गुमेंट यदि हमें भेजने हैं तो हम क्या करें, उन्हें ग्लोबल बना दें। तो वो आप यहाँ भी यूज कर सकते हो, यहाँ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। यदि आपको कुछ ऐसा है, कोई वेरिएबल ऐसा है जिसे आपको हर फंक्शन में यूज करना है, ठीक है, तो यदि आपको हर फंक्शन में यूज करना है तो उसे आप ग्लोबल बना दीजिए। ग्लोबल जैसे ही बना देंगे तो उसकी वैल्यू आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे इसकी डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू 0 होती है तो यहाँ पर हमारा 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर ये इंक्रीमेंट कॉल हुआ तो यहाँ 2 हो जाएगा, इस तरह से फिर 3 हो जाएगा, या जो भी हमारी वैल्यू होगी वो हो जाएगा। अच्छा, इसे हमारे पास देखिए इस तरह से भी हम इसे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेन से पहले आप इसे डिक्लेयर कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। एंड मेन, यदि मुझे कोई वेरिएबल ग्लोबल बनाना है तो मैं ऐसे, एक्सटर्न कीवर्ड होता है, एक्सटर्न
इंट सपोज मैंने लिया y, ठीक है। अब इस y को प्रिंट एफ y मैंने यहां इसे डिफाइन कर दिया। अब इसकी वैल्यू यदि आप प्रिंट करेंगे किसी भी फंक्शन में, सपोज यहां पे कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन है, इसमें भी मैंने इसकी वैल्यू प्रिंट कराई, ठीक। तो अब आप इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं कहीं भी, सपोज मैंने यहां कॉल कर दिया। कॉलिंग करनी तो रिक्वायर्ड है, रिक्वायरमेंट जरूर करनी पड़ेगी। आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास का, मतलब एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास का, तो मीन्स ये कहीं भी यूज हो सकता है। तो y मैंने ये यहाँ डायरेक्टली यूज कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई एरर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये ग्लोबल टाइप का है। लेकिन देखिए डिफाइन ये बाहर हुआ जिससे कि इसका स्कोप ग्लोबल हो जाए। या तो आप मेन से ऊपर इसे डिफाइन कर दीजिए, ठीक है, मेन से ऊपर लिख दीजिए इंट y इज इक्वल टू 10, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि मेन में आपने इसे डिक्लेयर करा और यहाँ डिफाइन कर दिया। इसका स्कोप ग्लोबल बनाने के लिए हमें ऐसा करना होता है। अब आपने यहाँ पर इंट y, ये फंक्शन कॉल हुआ, तो y की वैल्यू 10 थी, 11 हो गया, और फिर यहाँ पर आया तो भी उसकी वैल्यू क्या रहेगी? 11 रहेगी, ठीक। तो इस तरह से हम जो है एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास यूज कर सकते हैं। एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास क्या होता है, स्कोप क्या होता है? ग्लोबल होता है। ग्लोबल मतलब आप किसी भी फंक्शन में इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। ग्लोबल मीन्स कहीं भी किसी भी फंक्शन में आप इसे यूज कर सकते हैं। इसका बेनिफिट यही है। तो हर क्लास का एक अपना बेनिफिट है। जैसे ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास आप कभी यूज करते हैं जब आपको सब कुछ बस अपने ब्लॉक में, जिस ब्लॉक में आपने डिफाइन किया है बस वहीं यूज करना है। रजिस्टर स्टोरेज क्लास आपको जब यूज करना है जब कोई वेरिएबल फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है ना, तो आप उसे रजिस्टर में सेव कर लेंगे, जिससे प्रोसेसिंग जो टाइम हो रहा था ना फैचिंग का, कि मेमोरी से सीपीयू में आने का जो टाइम लग रहा था वो सेव होगा। तो रजिस्टर स्टोरेज क्लास आप वहां यूज करेंगे। स्टैटिक स्टोरेज क्लास जब आपको कोई वैल्यू परसिस्ट रखनी है बिटवीन डिफरेंट फंक्शन कॉल, तो आप स्टैटिक वेरिएबल यूज करेंगे। और एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास आप जब यूज करेंगे जबकि एक वैल्यू आपको पूरे सारे फंक्शंस में यूज करना है, एक वेरिएबल आपको सारे फंक्शंस में यूज करना है, तो आप वेरिएबल को ग्लोबल बना दें और वो ग्लोबली सब फंक्शन में यूज हो जाएगा, बार बार आपको डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा है एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। तो यहाँ पर हमारा स्टोरेज क्लास टॉपिक खत्म होता है, एंड होता है। यदि आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।